जी, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप थे। फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने पहले जो है जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, फिर उसमें हमने फ्लिप फ्लॉप के ही मजीद एडवांस ऑप्शन को देखा कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ा था। इसमें जो हाईलाइट है वो ये है, फिलहाल जो हम टेबल लिख रहे हैं ट्रूथ टेबल, ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, क्योंकि इसमें क्लॉक के ऊपर एक अप डायरेक्शन में एरो दिख रहा है तो राइजिंग एज है। अगर ये एरो डाउन डायरेक्शन में होता तो ये फॉलिंग एज ट्रिगर्ड हो जाता। इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप में अब आगे जो हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे उसमें एक अहम बात याद रखने वाली ये है कि फ्लिप फ्लॉप में जब भी 0 0 इनपुट होगा तो आउटपुट स्टेट नो चेंज है, और जब भी 1 1 इनपुट होगा तो आउटपुट स्टेट टॉगल है, स्टेट टॉगल हो जाएगी। जो बीच की दो स्टेट्स हैं उनको फिलहाल इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिकॉल करने की, लेकिन अहम बात यह है कि अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो टॉगल करेगा अपने आउटपुट। टॉगल का मतलब क्या है कि अगर पहले से इनपुट प्रीवियस स्टेट जो है वो हाई है तो अब लो हो जाएगी, और प्रीवियस स्टेट अगर लो है तो अब हाई हो जाएगी। ये अब इसकी वो आगे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक वेव फॉर्म, जिस तरह आउटपुट हम हर दफ़ा कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं उसकी डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल है कि इसकी वेव फॉर्म प्लॉट करनी है। जे के फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट्स इसकी इंडिकेट कर दी है, आउटपुट आपने प्लॉट करना है। एज्यूमिंग द फ्लिप फ्लॉप इज इनिशियली रीसेट। तो फ्लिप फ्लॉप में यहाँ जे इनपुट, यहाँ के इनपुट, यहाँ क्लॉक इनपुट जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है क्योंकि यहाँ बबल बना हुआ है। अगर ना होता तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होती। तो ये अब क्यू आउटपुट और ये क्यू बार आ गया। क्लॉक इनपुट है, आपको जे इनपुट दिया हुआ है, के इनपुट दिया हुआ है। अब क्लॉक जब आपके पास क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो हर नेगेटिव एज के ऊपर क्लॉक की स्टेट आउटपुट की चेंज होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, क्योंकि इनपुट यहाँ पर दोनों हाई हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से आउटपुट स्टेट टॉगल हो जाएगी। पहले से लो थी तो अब हाई हो जाएगी। उसके बाद नेगेटिव एज गुजर जाने के बाद, क्योंकि इस नेगेटिव एज से पहले कोई नेगेटिव एज नहीं है, इसलिए इससे पहले आउटपुट जो है वो एक, क्योंकि इनिशियली रीसेट है सवाल में दिया हुआ है, तो ये रीसेट चलेगा। रीसेट का मतलब है क्यू की वैल्यू 0 होगी और क्यू बार की वैल्यू 1। पहली नेगेटिव एज आई तो उसने टॉगल कर लिया, तो क्योंकि पहले से रीसेट था तो अब हाई हो गया। उसके बाद जब तक कि दूसरी नेगेटिव एज नहीं आ जाती, जो कि इस जगह पर है सेकेंड क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज की तरफ, तो उस वक्त तक पहली क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज से लेकर दूसरी क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज तक दरमियान में कोई स्टेट में चेंज नहीं है। बस एक बार टॉगल हो गया उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसके बाद जब सेकेंड क्लॉक पल्स का फॉलिंग एज आएगा तो ये देखेगा जे के की वैल्यू क्या है। उस वक्त जे और के दोनों की वैल्यू 0 है, इसलिए इस पॉइंट पे नो चेंज, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि दोनों हाई होंगे अगर तो टॉगल करेगा, दोनों लो होंगे तो वो नो चेंज स्टेट पे आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये नो चेंज स्टेट में आ गया। उसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स का फॉलिंग एज जब तक आएगा उस वक्त तक ये स्टेट्स कंटिन्यू रहेगी। लेकिन उस पॉइंट पे थर्ड क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज पे फिर उसने देखा तो जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है। तो अगर हम पीछे ट्रुथ टेबल में देखें तो वो रीसेट हमारे पास कंडीशन बनती है जब जे 0 और के 1 हो, और इसी तरह इसका वाइस वर्सा, अगर जे 1 हो और के 0 हो तो वो सेट स्टेट बन जाती है। रीसेट का मतलब है कि आउटपुट क्यू अगर है तो वो 0 हो जाएगा और क्यू बार है तो 1 हो जाएगा। इसीलिए आउटपुट इस पॉइंट के ऊपर अपनी स्टेट पहले हाई थी तो अब वो लो स्टेट पे चला गया और रीसेट हो गया। इसके बाद जब तक कि चौथी क्लॉक पल्स का फॉलिंग एज नहीं आएगा आउटपुट इसी स्टेट में रहेगा, और उस फॉलिंग एज के ऊपर फिर जे और के की वैल्यू देखी जाएगी, तो जे की वैल्यू 1 हो चुकी है इस पॉइंट पर, के की वैल्यू 0 है, इसलिए अब ये सेट कंडीशन में आ गया है। और सेट कंडीशन का मतलब है कि आउटपुट क्यू की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। अगर वो पहले से 0 है तो वो 1 हो जाएगी, अगर वो 1 है तो 1 रहेगी। तो क्योंकि पहले रीसेट था तो इसलिए अब यहाँ पर वो सेट हो गया। आउटपुट सेट होने का मतलब है क्यू की वैल्यू हाई हो गई, और क्यू बार अगर यहाँ पे हम शो करते तो उसकी वैल्यू लो हो जाती। इस तरह पांचवें क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज पर दोबारा से ये देखा जाएगा कि जे और के की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू अब भी 0 है, जैसा कि चौथे क्लॉक पल्स के फॉलिंग एज पे था। इसी तरह इनपुट अब भी वही है, तो दोबारा आउटपुट ने सेट होना है, लेकिन चूंकि वो पहले से ही सेट है तो मजीद इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हम ये भी कह सकते हैं नो चेंज, लेकिन नो चेंज इसलिए कि जो प्रीवियस स्टेट थी वही उसकी नेक्स्ट स्टेट बननी चाहिए, इसलिए नो चेंज आया। अदरवाइज इस जगह पर उसने आउटपुट को सेट किया है क्योंकि वो पहले से सेट था तो वो नो चेंज कहलाया। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी वो सेट हो गया।
तो इस तरीके से अगर आपसे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप उसकी चारों कंडीशंस जो ट्रुथ टेबल में आपको पता है, सेट, रीसेट, नो चेंज और टॉगल, उस लिहाज से अगर वो राइजिंग एज ट्रिगर्ड है तो वैसे आप उसका आउटपुट ड्रॉ कर दोगे, अगर फॉलिंग एज ट्रिगर्ड है तो उस हिसाब, क्योंकि इस तरीके से जिस तरह हमने अभी किया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक कहलाती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये टर्म क्या होती है, ये हमेशा, इससे मुराद ये है, दो सिंक्रोनस का मीनिंग क्या है। सिंक्रोनस की मीनिंग है कि सिंक्रोनाइज करना किसी चीज को। सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये है कि एक चीज और दो चीजें या दो से ज्यादा इवेंट्स वो एक वक्त में अकर हो रहे हों, या वो आपस में टाइम, उनकी घड़ियां मिली हुई, जैसे कि दो क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं, और दोनों पे एक ही वक्त, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, तो आप किसी भी घड़ी में देखोगे टाइम हर वक्त एक ही आपको दिख रहा होगा। तो अगर सारी घड़ियों में एक ही टाइम दिख रहा है मिसाल के तौर पे, और मल्टीपल इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे सिंक्रोनस या सिंक्रोनाइज्ड इवेंट्स। लेकिन जब एसिंक्रोनस इसका ऑपोजिट है, उसमें क्या है कि अगर तमाम घड़ियां हैं तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन वो टाइम अलग अलग दिखा रही हैं, तो वो एसिंक्रोनस कहलाएंगी, या वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस जो टर्म है, ये इससे हम मुराद ये लेते हैं कि टाइम टाइम आपस में सिंक्रोनाइज है या नहीं, आपस में एक जैसा है कि नहीं। अगर मल्टीपल इवेंट्स एक वक्त में अकर हो रहे हैं, या अगर मल्टीपल क्लॉक्स वो आपस में एक ही जैसे टाइम के साथ चल रही हैं, तो हम कहेंगे सिंक्रोनस, अदरवाइज वो एसिंक्रोनस है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स की। जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं अभी तक, उसमें हमने एक क्लॉक इनपुट देखा था और एक जेके इनपुट देखा था, और क्यू आउटपुट और क्यू बार आउटपुट। जो दो इनपुट अब तक हमने फ्लिप फ्लॉप में नहीं देखे वो हैं प्रीसेट इनपुट और क्लियर इनपुट। ये दोनों का काम क्या है वो आगे स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि दोनों इनपुट्स क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द डिस्कस फ्लिप फ्लॉप सो फार आर सिंक्रोनस इनपुट फ्लिप फ्लॉप्स सिंस द इनपुट आर ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक। क्योंकि क्लॉक की पॉजिटिव या तो राइजिंग एज या फॉलिंग एज को देखते हुए इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता है। उसके अलावा अगर इनपुट चेंज होता रहे तो जब तक कि राइजिंग या फॉलिंग एज क्लॉक की नहीं आएगी तो आउटपुट पे कोई इसका फर्क पड़ेगा नहीं। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है और एक क्लॉक पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन most integrated flip-flops are of the asynchronous type since the input that affect the output of the flip-flop are independent of clock। आमतौर पे जो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं, इसलिए कि इनकी जो इनपुट्स है वो क्लॉक डिपेंडेंट नहीं होती। और वो कौन सी इनपुट्स हैं, वो दो इनपुट्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं प्रीसेट इनपुट और एक को कहते हैं क्लियर इनपुट। ये काम कैसे करती है, इनका मकसद क्या है। प्रीसेट जैसे कि नाम से जाहिर है, वो प्री, एक दो वर्ड्स को मिलकर बना है, एक है रीसेट और एक है प्री, तो वो बन गया प्रीसेट। तो प्रीसेट का मतलब क्या है कि वो पहले ही सेट कर देगा, बल्कि प्री और सेट को मिलके बना है, रीसेट और प्री को मिलके नहीं बना। तो प्री का मतलब है पहले, और सेट का मतलब है कि सेट कर देगा आउटपुट को। तो एन एक्टिव प्रीसेट इनपुट मेक्स द क्यू आउटपुट हाई। तो अगर हम प्रीसेट इनपुट को एक्टिव कर दें या हाई कर दें, तो उसका मतलब ये है कि प्री मतलब पहले, सेट का मतलब सेट कर दे। तो प्रीसेट इनपुट को हाई करने का मतलब है कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो इनपुट डिपेंडेंट नहीं रहा, और उसका आउटपुट अब क्यू हाई हो जाएगा और क्यू बार लो हो जाएगा, जब तक कि हम प्रीसेट इनपुट को एक्टिव रखेंगे। अगर प्रीसेट इनपुट एक्टिव हाई है तो ये हाई लॉजिक पे एक्टिव हो जाएगी, अगर प्रीसेट इनपुट एक्टिव लो है तो लो इनपुट पे एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह जो क्लियर इनपुट है वो इसका ऑपोजिट काम करती है। अगर क्लियर इनपुट एक्टिव हाई है तो हाई लॉजिक पर, और अगर एक्टिव लो है तो लो लॉजिक पर। उसका काम ये होगा कि वो क्यू को, आउटपुट क्यू को लो कर दे और क्यू बार को हाई कर दे। तो ये दोनों इनपुट्स कभी भी एक साथ हाई नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को ही हाई कर दिया जाए, दोनों में से कोई एक हाई होगी तो दूसरी को लो होना जरूरी है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इन दोनों इनपुट्स को, इन ये क्लॉक डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह जे के फ्लिप फ्लॉप में हम देख रहे थे कि जे इनपुट और के इनपुट जब क्लॉक पल्स की राइजिंग या फॉलिंग एज आती थी तो आउटपुट पे उसका फर्क पड़ता था। लेकिन ये दो इनपुट्स क्योंकि एसिंक्रोनस है, इसीलिए क्लॉक पल्स आए या क्लॉक पल्स ना आए, या क्लॉक पल्स चेंज हो या ना हो, उसकी वजह से इनके इनपुट्स को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इनपुट्स जब जनरेट होंगी तो इसका इम्पैक्ट आउटपुट पे नजर आ जाएगा।
तो अब जो फ्लिप फ्लॉप हमने पहले देखा था जिसमें लेफ्ट पे 3 इनपुट्स थी, जे, के और क्लॉक, और राइट पे 2 आउटपुट्स थे, क्यू आउटपुट और क्यू बार आउटपुट, उसको एक्सटेंड कर दिया। अब हमने एक प्रीसेट इनपुट ऊपर शो कर दिए और एक क्लॉक इनपुट नीचे शो कर दी, सॉरी क्लियर इनपुट नीचे शो कर दिए। दोनों इनपुट्स के ऊपर बबल भी है और बार भी, जिसका मतलब ये है कि ये एक्टिव लो है। इसका मतलब है कि इनको हमें हाई रखना है हर वक्त, और जब हमें क्लियर करना हो तो हम इसको लो कर दें क्लियर इनपुट को, और जब हमें प्रीसेट करना हो तो हम प्रीसेट इनपुट को लो कर दें। जिस इनपुट को हम लो करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्लॉक के इंडिपेंडेंट आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम प्रीसेट को लो कर देंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगा क्यू, और क्यू बार लो हो जाएगा। और अगर हम क्लियर इनपुट को लो कर देंगे तो आउटपुट हमारा क्यू लो हो जाएगा और क्यू बार हाई हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है इसकी, एक एग्जांपल फॉर द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप विद द प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स इन फिगर 7.28 determine the Q output for the input shown in the timing diagram in part A if Q is initially low। तो ये हमारे पास क्लॉक इनपुट है, प्रीसेट क्लियर इनपुट है, Q इनिशियली लो है, और इसके बाद हमने अब आगे Q की आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो क्लॉक पल्स से ताल्लुक तो है ही नहीं फिलहाल। जब आप प्रीसेट दे दोगे, जिस वक्त प्रीसेट आपकी लो है और क्लियर इनपुट आपकी हाई है, तो क्लियर तो एक्टिव नहीं, क्योंकि दोनों एक्टिव लो है। जिसको हम लो देंगे वो आउटपुट पे फर्क लाएगा। तो क्लियर हाई होने का मतलब है क्लियर अभी डिसेबल है, एक्टिव नहीं है। प्रीसेट लो होने का मतलब है प्रीसेट जो है वो एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो गया तो इसका मतलब आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। तो क्यू आउटपुट जो कि पहले से लो था वो हाई हो गया। जब तक ये प्रीसेट लो रहेगा उसने हाई रहना है, लेकिन जब ये हाई हो जाएगा प्रीसेट, तो प्रीसेट भी हाई है और क्लियर भी हाई है इस पॉइंट पे। अब क्लॉक इनपुट पे डिपेंड करेगा, क्लॉक के हिसाब से आउटपुट जो है वो उसका टॉगल हो जाएगा, क्योंकि जे और के दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो इसी हिसाब से टॉगल होता रहा। ये क्यों टॉगल होता रहा? क्योंकि इस वक्त ना प्रीसेट एक्टिव है ना क्लियर एक्टिव है, और वो क्लॉक डिपेंडेंट हो चुका है आउटपुट हमारा। लेकिन जैसे ही हमारी क्लियर इनपुट लो हो जाए, और तो इसका मतलब है क्लियर एक्टिव हो गई है 7वीं क्लॉक पल्स के बाद, और प्रीसेट पहले से डिसेबल है, कंटिन्यूली डिसेबल है। तो क्लियर इनपुट जैसे ही एक्टिव होगा वैसे ही आउटपुट हमारा रीसेट हो जाएगा, और अब आउटपुट स्टेट टॉगल नहीं होगी। यानी हम इस वक्त इस स्लाइड में आउटपुट को 3 हिस्सों में देख रहे हैं। एक हिस्सा उसका वो है जिसमें प्रीसेट लो है, क्लियर हाई है, इसका मतलब है क्लियर डिसेबल है, प्रीसेट एनेबल है। जब भी प्रीसेट क्लियर में से कोई भी इनपुट एनेबल होगी तो आउटपुट क्लॉक डिपेंडेंट भी नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ लो होगी, दोनों एक साथ लो नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पहले हिस्से में प्रीसेट एक्टिव है, आउटपुट हमारा सेट हो चुका है। तो आखिरी हिस्से में हमारी क्लियर एक्टिव है, इसीलिए प्रीसेट जो है वो हाई है, क्लियर लो है, और उस हिस्से के अंदर भी आउटपुट हमारा क्लॉक डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए आउटपुट रीसेट है। तो दरमियान का हिस्सा है, इसमें प्रीसेट क्लियर दोनों हाई हैं, जिसकी वजह से दोनों ही डीएक्टिव हैं, क्योंकि दोनों एक्टिव लो हैं। जब दोनों डिसेबल हो जाएंगे तब आउटपुट क्लॉक डिपेंडेंट होगा, और फिर वो क्लॉक जे और के इनपुट देखते हुए आउटपुट डिसाइड करेगा। अगर जे के इनपुट दोनों हाई हैं तो वो टॉगल होता रहेगा, अदरवाइज वो उसके हिसाब से सेट रीसेट होगा। तो ये इस एग्जांपल की सॉल्यूशन हो गई। फ्लिप फ्लॉप की जो एप्लीकेशन है वो पैरेलल डेटा स्टोरेज में हो सकती है। अब ये डेटा फ्लिप फ्लॉप है, जब फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपको जे के की जगह पर डी दिख रहा हो तो इसका मतलब है जे और के इनपुट्स को दोनों को शॉर्ट कर दिया है, तो सिंगल इनपुट बना दिए दोनों को मिला के, तो वो ये डेटा इनपुट आ गई। और मल्टीपल डेटा, 4 बिट का डेटा होगा तो ये 4 पैरेलल में डेटा स्टोरेज हो गया। अगर ये 8 बिट का होता तो इसी तरह 4 डेटा फ्लिप फ्लॉप, 8, 4 की जगह 8 डेटा फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते। इन चारों की जो क्लॉक है वो आपस में शॉर्ट हुई हुई है, और एक सेम ही क्लॉक उन चारों में जा रही है। इसका मतलब है ये सिंक्रोनस क्लॉक कहलाएगी। तो आगे भी हम देखेंगे एग्जांपल्स के अंदर कि जब कभी भी क्लॉक इनपुट एक ही हो और वो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स में जा रहा हो तो वो सिंक्रोनस क्लॉक कहलाती है, क्योंकि वो एक ही क्लॉक चारों फ्लिप फ्लॉप में या 8 फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। लेकिन जब अलग अलग क्लॉक जा रही होंगी तो वो एसिंक्रोनस कहलाएगा। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का जो फर्क है, अगर उसको मैं आपको सर्किट में देख के बताऊं तो वो ये होगा। कोई भी सर्किट आप जब देखें उसमें आप देखें एक ही क्लॉक इनपुट शॉर्ट होके बाकी तमाम
फ्लिप फ्लॉप में या डिवाइसेस में जा रही है तो इसका मतलब है वो सिंक्रोनस है और अदरवाइज वो एसिंक्रोनस। इसकी एक एप्लीकेशन डेटा की थी, दूसरी एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डिवीजन की हो सकती है। उसकी वजह ये है, अगर आप एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप को देखें जिसकी जे की इनपुट शॉर्ट करके हाई कर दी, इसका मतलब है दोनों इनपुट्स 1 और 1 है और क्लॉक इनपुट इसको हम देते हैं, तो इसका काम क्या होगा, ये आउटपुट हम मुस्तकिल टॉगल करता रहेगा। अच्छा, अब अगर ये टॉगल कर रहा है तो अब अगर हम इसको क्लॉक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, मुस्तकिल टॉगल करेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, क्योंकि यहाँ बबल भी शो नहीं हुआ हुआ, क्लॉक के ऊपर बार भी नहीं है, तो ये हर पॉजिटिव एज के ऊपर अपना आउटपुट टॉगल करेगा। तो ये इस तरीके से इसकी वेव फॉर्म बन गई। अब अगर हम नोटिस करें तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो ऐसी है कि जिसमें क्लॉक इनपुट के एक साइकिल के लिए हमें क्यू का आधा साइकिल मिल रहा है, और जब क्लॉक अपना 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो हमें क्यू आउटपुट का पूरा एक साइकिल मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को वो हाफ से डिवाइड कर रहा है, मतलब टाइम डबल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही है। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी इसकी जो भी वन साइकिल पर मिनट है, तो यहाँ पर जो है हाफ साइकिल पर मिनट हो रहा है, तो टाइम हाफ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही है, टाइम डबल हो रहा है। यहाँ पर 1 साइकिल पर मिनट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है 1 साइकिल आपको 1 मिनट में नहीं मिल रहा, आधा साइकिल मिल रहा है 1 मिनट में, और टाइम बढ़ रहा है, 1 साइकिल इन 2 मिनट्स मिल रहा है, हाफ साइकिल पर मिनट मिल रहा है। तो इसी तरह टाइम बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो रही है बाय हाफ। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिवीजन बाय फोर टाइम्स करनी हो, क्वार्टर करना हो, तो मैं उसी तरह इसमें मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ अगर हम इस स्लाइड में देखें, 2 फ्लिप फ्लॉप सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये इसमें अगर देखें तो दोनों की क्लॉक सेम नहीं है। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की तो कनेक्शन वैसे ही है जैसे पिछली स्लाइड में थी, जे और के को शॉर्ट किया, हाई कर दिया और क्लॉक इनपुट दे दी। लेकिन दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे की क्लॉक बन गया और दूसरे की जे के इनपुट को शॉर्ट करके दोबारा हाई कर दिया और दूसरे का आउटपुट क्यू भी हो गया। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, क्लॉक इनपुट्स तो उसी तरह है जिस तरीके से पिछली स्लाइड में थी, क्यू ए भी उसी तरीके से जिस तरह पिछली स्लाइड में हमें मिला था। तो वो हाफ टाइम हो गया डबल और फ्रीक्वेंसी हो गई हाफ। क्यू बी जो होगा ना, अब वो क्लॉक उसके लिए क्यू ए क्लॉक बन जाएगी। तो क्यू बी जो होगा इसका आउटपुट टॉगल कब होगा कि हर राइजिंग एज पर, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो क्यू ए की हर राइजिंग एज पे इसका क्यू बी का आउटपुट टॉगल होगा। इसीलिए क्योंकि क्यू फ्लिप फ्लॉप बी की जो क्लॉक इनपुट है उसमें क्यू ए आउटपुट फीड हो रहा है, तो इसीलिए अब क्यू बी का जो आउटपुट टॉगल कर रहा है वो क्यू ए की हर राइजिंग एज पे टॉगल कर रहा है। और इसी हिसाब से अगर हम इसको देखें ओवरऑल, तो क्यू ए क्लॉक का हाफ है और क्यू बी जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्यू बी जो है वो क्यू ए का हाफ और क्लॉक का 1/4 क्वार्टर है। तो इसी तरह अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा लें तो वो 1/8 हो जाएगा क्लॉक का। क्यू सी अगर हम करें तो वो इसी तरीके से आगे एक और फ्लिप फ्लॉप लग जाएगा, दोनों इनपुट शॉर्ट होंगे, हाई हो जाएंगे, और क्यू बी जो होगा वो क्लॉक बन जाएगा तीसरे फ्लिप फ्लॉप का, और तीसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से हमें क्यू सी मिलेगा जो कि क्यू बी का भी हाफ होगा। और अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक का वो 1/8 होगा, क्यू ए का 1/4 होगा और क्यू बी का 1/2 टाइम्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वाइज। तो ये इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बनती है। इस तरह यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाकर यहाँ फ्रीक्वेंसी डिवीजन दिखाइए, तो वही जो मैं मिसाल आपको भी बता रहा था वही चीज़ यहाँ हुई। तीसरा फ्लिप फ्लॉप लगा, जे और के को शॉर्ट किया, क्यू बी को तीसरे की क्लॉक बना दिया और क्यू सी आउटपुट हमारा फ्रीक्वेंसी आउटपुट है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी आउट जो होगा वो डिपेंड करेगा क्यू बी की राइजिंग एज पे। जब जब क्यू बी पे राइजिंग एज आएगी तब तब आखिरी वाला जो होगा उसकी आउटपुट टॉगल होगी, और यही हो रहा है यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो एफ इन जो था हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी थी वो आगे जाके हाफ हो गई, क्यू ए बन गया। क्यू ए का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है इस दौरान फ्रीक्वेंसी की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर क्यू बी जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो मजीद हाफ हो गया, तो क्यू बी का जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो क्यू ए के हमें 2 साइकिल और फ्रीक्वेंसी के 4 साइकिल मिल जाते हैं। फिर जो फ्रीक्वेंसी आउट है वो मजीद क्यू बी का भी हाफ है। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी का एक साइकिल, एफ आउट का एक कंप्लीट साइकिल मिल रहा है, तो उस दौरान हमारे पास क्यू बी के 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, क्यू बी के 2 के साथ साथ क्यू ए के 4 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी इनपुट को देखें तो उसके 8 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी आउट का एक साइकिल हो रहा है।
तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टाइम्स ही वो 1/2 ही होता है हर दफ़ा। हाफ होगा, फिर क्वार्टर हो जाएगा, फिर वो मज़ीद उसको 1/2, 1/4 का 1/2, 1/8 हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक फ्लिप फ्लॉप की एडिशन पे ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती जाएगी। इसी को एज अ काउंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थर्ड एप्लीकेशन हो गई जेके फ्लिप फ्लॉप की। पहली डेटा होल्ड करने के लिए थी पैरेलल, दूसरी इसकी हमारी ये हो गई फ्रीक्वेंसी डिवीजन। उसमें भी हम जितने फ्लिप फ्लॉप चाहे ऐड कर सकते हैं और 1/2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती जाएगी। और इसी तरीके से अब ये काउंटिंग की एप्लीकेशन है। तो अगर अब हमें काउंटिंग करनी है तो इन तीनों एप्लीकेशन में उसके कनेक्शंस को याद रखना खास इंपॉर्टेंट है कि इनको कनेक्ट कैसे करना है आपस में। तो अब काउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे? काउंटिंग के लिए फ़र्क ये पड़ा फिलहाल जेके इनपुट्स को शॉर्ट करके हाई इसमें भी करना है। जो पिछला फ्रीक्वेंसी डिवीजन था उसमें भी हो रहा था। क्लॉक इनपुट पहले वाले में दी जाएगी, दूसरे वाले में जो क्लॉक होगी वो पहले का आउटपुट हो जाएगी। तो इसमें भी इसी तरह है, लेकिन इसमें जो आउटपुट है हमारे पास वो एक नहीं दो है। अब क्यू ए और क्यू बी इस तरीके से कि एक आउटपुट हमने पहले फ्लिप फ्लॉप से ले लिया, दूसरा हमने दूसरे से। अब अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो यहाँ पर नीचे हमारे पास वेव फॉर्म दिख रही है। तो क्लॉक इनपुट आई। अब उस क्लॉक इनपुट के ऊपर डिपेंड क्या कर रहा होगा, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट टॉगल करेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ बबल बना हुआ है। क्लॉक फॉलिंग एज पे काम करेगी, हर फॉलिंग एज पे क्लॉक के हर फॉलिंग एज पे क्यूए का आउटपुट टॉगल करेगा। तो इसी तरीके से ये वेवफॉर्म बन गया 0 1 0 1 0 1 0 1। लेकिन जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जो कि जिसका आउटपुट क्यू बी है, क्योंकि इसका क्लॉक पहले के आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यू बी का आउटपुट टॉगल करेगा क्यू ए के फॉलिंग एज पे, जैसा कि हमारे पास पिछले वाले में फ्रीक्वेंसी डिवीजन एप्लीकेशन में भी हो रहा था। तो क्या हुआ, उसकी वजह से अब हमारे पास क्यू ए के फॉलिंग एज, पहला जो फॉलिंग एज आया उस पर हमारे पास आउटपुट टॉगल हुआ, क्यू बी का 1 हो गया। इस तरह जो दूसरा फॉलिंग एज आया क्यू ए का, उस पे हमारा आउटपुट 0 हो गया। तो उससे अगर हम क्यू ए और क्यू बी को नोटिस करें तो तकरीबन इस वाली स्लाइड में भी काम वही हो रहा है जो पिछली स्लाइड में हो रहा था, लेकिन आउटपुट इस स्लाइड में हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पहले QA और QB को अगर हम पैरेलल में रख लेना, इनको अगर हम डेटा कंसिडर करें QA और QB, और एक को LSB ले लें, एक को MSB ले लें, तो अब ये देखो आप सीक्वेंस क्या बन रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1। यानी आपने पहले QA का आउटपुट पूरा प्लॉट करा अलग डिपेंडिंग अपॉन क्लॉक इनपुट, उसके बाद आपने QB को प्लॉट किया डिपेंडिंग अपॉन QA। इसके बाद जब आपने QA और QB को बराबर बराबर रखकर देखा तो एक सीक्वेंस ऐसी बन रही है जिसके अंदर आपके पास पहला जो आउटपुट था QA और QB वो 0 काउंट दिखा रहा था। दूसरा आउटपुट QA QB 0 1, वो आपको 1 आउटपुट डेसिमल काउंटिंग शो कर रहा है। तीसरा जो था 1 0, वो डेसिमल में आपको 2 एक तरह से शो कर रहा है। फिर जो चौथा है 1 1, वो आपको बाइनरी में बेसिकली 3 का बाइनरी 1 1 होता है, तो वो 3 शो कर रहा है। इसके बाद वो काउंटिंग रीसेट हो जाती है, दोबारा 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये सिलसिला इस तरह इंडेफिनिटली चलता रहेगा जब तक कि क्लॉक इनपुट आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिलहाल एक काउंटर है जो कि 0 to 3 काउंट कर रहा है और बार बार रीसेट हो रहा है। अच्छा, अब काउंटिंग अगर मैं जो 0 to 3 के बजाय, यानी 4 स्टेप्स है इसमें काउंटिंग के, 0 1 2 3, इसको अगर मुझे बढ़ाना है काउंटिंग तो मैं फ्लिप फ्लॉप बढ़ाऊंगा। जितने फ्लिप फ्लॉप्स ऐड करता जाऊंगा उतनी काउंटिंग के लेवल्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए। इसी तरीके से जे और के को शॉर्ट किया, हाई कर दिया, पिछले का क्लॉक आउटपुट वो अगले का क्लॉक बन जाएगा। तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे का क्लॉक इनपुट बन गया, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे का वो बन गया क्लॉक इनपुट। और तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को हमने आपस में पैरेलल इस तरीके से रखा, QA QB और QC। तो अब ये एग्जांपल है, डिटरमिन द आउटपुट वेवफॉर्म इन रिलेशन टू द क्लॉक फॉर QA QB QC इन द सर्किट 7.42 एंड शो द बाइनरी सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेवफॉर्म्स। तो आप ये देखेंगे ये काउंटिंग है, और ये 0 to 3 के बजाय ये ज्यादा आगे तक काउंट करेगा, क्योंकि 3 बिट है तो ये आपका 7 तक काउंट करेगा, यानी 8 काउंट, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और फिर आखिर में दोबारा 0 0 0। तो ये 0 to 7 काउंट कर रहा है।
3 अगर आपने फ्लिप फ्लॉप्स लगाए, इस यानी 2 की पावर n हो जाएगी जितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया 2 की पावर 1, तो वो 2 तक काउंट करेगा, यानी 0 और 1 बस। अगर आपने दो फ्लिप फ्लॉप्स लगा लिए तो 2 की पावर 2 4, तो वो 0 1 2 3 तक काउंट करेगा। तीन फ्लिप फ्लॉप्स लगाए 2 की पावर 3 8, तो 0 टू 7 काउंट करेगा। इसी तरीके से चार फ्लिप फ्लॉप्स लगाए 2 की पावर 4, वो हो जाता है 16, तो वो 0 टू 15 काउंट करेगा। इसी तरीके से वो 4 बिट का हमारा काउंटर बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आउटपुट उसी तरह है। क्यू ए का आउटपुट और क्यू बी का आउटपुट तो हम पिछली बार ड्रॉ कर चुके हैं। क्यू सी का आउटपुट भी इसी तरह, जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिवीजन में आउटपुट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, बिल्कुल वही तरीका है। सिर्फ ये फर्क है कि वहां हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये एक डेटा है, काउंटर है। तीनों आउटपुट्स को हम पैरेलल में देख रहे हैं, 0 0 0 एज अ डेटा, पैरेलल डेटा। तो तकरीबन दोनों में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात करो या आप काउंटिंग की बात करो, दोनों में सर्किट की कंस्ट्रक्शन या कनेक्शन जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ हम आउटपुट को जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें फर्क है। तो यहाँ तक हमारा फ्लिप फ्लॉप का काउंटर अभी कंप्लीट होता है। अब मजीद जो इसकी स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करते हैं। जी, काउंटर्स में फ्लिप फ्लॉप के जरिए से हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी काउंटर्स की। तो वी हैव सीन दैट फ्लिप फ्लॉप्स कुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म काउंटिंग ऑपरेशंस। हमने दो फ्लिप फ्लॉप, तीन फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए से काउंटिंग करी, 0 टू 4, 0 टू 3, 0 टू 7, और हमने देखा 2 की पावर n टाइम्स जो है कोई भी फ्लिप फ्लॉप, अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 1, तो वो 2 तक काउंट करेगा, यानी 0 और 1। इसी तरीके से अगर तीन फ्लिप फ्लॉप्स हम इस्तेमाल करेंगे तो 2 की पावर 3 बनता है 8, यानी 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटिंग के लिए। Thus, with the flip-flops, we can create counters. The number of flip-flops used and the way they are connected determine the number of states, called the modulus, and the specific sequence of states that the counter undergoes during each complete cycle. तो फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद को बढ़ाने से काउंटिंग बढ़ जाती है, लेकिन मिसाल के तौर पे हमें एक डेकेड काउंटर बनाना है। डेकेड काउंटर का मतलब है 0 से लेकर 9 तक काउंट करें। तीन फ्लिप फ्लॉप्स को इस्तेमाल करके हम 0 टू 7 तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन 9 तक काउंटिंग नहीं कर सकते। और अगर हम चार फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे तो 0 टू 15 तक काउंट करेगा। अब डेकेड काउंटर का मतलब है वो 0 से 9 तक काउंट करे, 9 से आगे ना जाए, फिर वो रीसेट हो जाए। तो चार फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए से 15 तक जाएगा काउंटर, वो 9 के बाद रुक नहीं जाएगा या रीसेट नहीं हो जाएगा। तो ये मिसाल है जिस तरह डेकेड काउंटर को बनाने के लिए हमें चार फ्लिप फ्लॉप लगाना जरूरी है, लेकिन फिर वो चार फ्लिप फ्लॉप काउंटिंग 15 तक कर रहे हैं, तो हमें उसको 10 पे रोक 9 तक रोकना भी है। ये होता है इसको। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम उसको आपस में कैसे कनेक्ट करें फ्लिप फ्लॉप को, कि वो अपनी 9th स्टेट में या 10th स्टेट में जाके रिसाइकिल हो जाए और रीस्टार्ट हो जाए, जिसको हम यहाँ कह रहे हैं कि मॉड्यूलस। यानी अगर हमें डेकेड काउंटर बनाना है तो हम मॉड्यूलस 10 बोलेंगे। अगर हमें 12 तक काउंटर बनाना है, 12 तक काउंट करें, तो मॉड्यूलस 12 बोलेंगे। तो ये यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट का मतलब है। तो काउंटर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में भी बताया था, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का फर्क। कि सिंक्रोनस में तमाम काउंटर्स की जो क्लॉक होगी वो कॉमन होगी, और एसिंक्रोनस में जो स्टेजेस है फ्लिप फ्लॉप के कैस्केडेड में लगे हुए हैं मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स। तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाएगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे का इनपुट, क्लॉक इनपुट हो जाएगा। तो तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक नहीं मिल रही, इसलिए वो एसिंक्रोनस कहलाएगा। तो दोनों तरीकों से काउंटर बन सकते हैं, और उनके कनेक्शंस में और उसमें फर्क होगा, जो कि हम अभी आगे स्लाइड्स में देख लेंगे। तो in asynchronous counter, the first flip-flop is supplied with the clock and each successive flip-flop is clocked by the output of the previous flip-flop, जैसा कि मैंने अभी बताया। Such counters are also termed as ripple counters। तो इनको ripple counters या asynchronous counter कहा जाता है, जिनमें पहले flip-flop को तो clock pulse दी जाती है, लेकिन हर अगले flip-flop को जो clock input दी जाएगी वो पिछले flip-flop के output से दे दी जाएगी। In synchronous counters, clock is provided simultaneously to all the flip-flops connected to form the counter। तो सिंक्रोनस वाले में क्या होगा कि एक ही क्लॉक होगी, पैरेलल में सारे फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक फीड की जा रही होगी।
तो ये तो बेसिक फर्क हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर का, लेकिन इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं इनको अभी हम आगे देख लेंगे। तो within each of the two categories, the counters are primarily classified with respect to sequence, number of states, the number of flip-flops in the counter. तो सीक्वेंस या नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि कितने तक काउंट करेगा, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन द काउंटर का मतलब ये, यानी रैकेट काउंटर जो है वो 0 to 10 या 0 to 9 काउंट करेगा, जो 12 का काउंटर होगा वो 0 to 11 काउंट करेगा। ये नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई उसकी। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन द काउंटर, अब जितनी स्टेट्स हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जाहिर है दो फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए से हम 0 to 9 तक काउंटिंग तो नहीं कर सकते। तो ये काउंटर की प्राइमरी क्लासिफिकेशन होती है, चाहे वो सिंक्रोनस काउंटर हो या एसिंक्रोनस, उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं और वो कहाँ तक काउंट करेगा, ये दो चीजें। तो फिलहाल मिसाल लें हम एक एसिंक्रोनस काउंटर की जो कि 2 बिट का है, तो अब इसमें हमने ये डिसाइड करा 2 बिट का मतलब है कि इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। कहाँ तक काउंट करेगा, अब दो चीजें हैं ना, कितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ तक काउंट करेगा। तो इसमें 2 बिट का मतलब ये है कि दो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। अब दो फ्लिप फ्लॉप्स, एक इसका जो तीसरा पॉइंट था हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन द काउंटर, वो तो हो गया दो फ्लिप फ्लॉप 2 बिट का। और कहाँ तक काउंट करेगा, जाहिर है 2 बिट्स कहाँ तक काउंट करते हैं, 0 to 3 तक, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसी तरीके से कनेक्शन जिसके वही हैं जिस तरह पिछली बार हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिवीजन की एप्लीकेशन में भी देखा था, जे और के को शॉर्ट करके हाई कर दिया, पहले को क्लॉक इनपुट दे दी, और जो क्यू आउटपुट था उसको हमने अगले का क्लॉक इनपुट बना दिया था। यहाँ पर हमने क्यू आउटपुट के बजाय क्यू बार को इस्तेमाल किया और वो अगले का क्लॉक इनपुट बन गया। तो द क्लॉक इनपुट ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर इज ऑलवेज कनेक्टेड ओनली टू द एलएसबी फ्लिप फ्लॉप, यानी क्लॉक इनपुट जो होगी वो सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को फीड की जाएगी और अगले तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को पिछले का आउटपुट फीड किया जाएगा, जब भी तो वो एसिंक्रोनस काउंटर बनेगा। तो इसमें एसिंक्रोनस काउंटर था इसलिए क्लॉक इनपुट इस तरीके से दी गई है, और 2 बिट था इसीलिए दो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी जे और के को शॉर्ट करके हाई करना था। तो ये इस तरीके से 2 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर भी बन गया और इसकी काउंटिंग 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से चलेगी। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ गई, जिसके अंदर हमारे पास क्लॉक इनपुट है, उसी हिसाब से क्लॉक के हिसाब से वो क्यू टॉगल कर रहा है हर राइजिंग एज के ऊपर। तो क्यू टॉगल करके लो टू हाई या हाई टू लो हो रहा है, इसी तरह क्यू बार जो है वो हाई टू लो और लो टू हाई हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट्स दिखाई गई हैं, क्यू नॉट बार भी दिखा दिया, क्यू नॉट भी दिखा दिया और क्यू वन भी दिखा दिया। तो क्यू वन जो टॉगल करेगा जाहिर है वो क्यू नॉट की राइज फॉल, क्यू वन के फॉलिंग एज पे वो, क्योंकि हमने इसकी क्यू बार को उसकी क्लॉक बनाया ना, इसलिए ये राइजिंग एज के बजाय फॉलिंग एज पर, क्यू नॉट की फॉलिंग एज के ऊपर स्विच कर रहा है, यानी ये क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बेसिकली क्यू बार पे डिपेंड कर रहा है। तो क्यू बार के राइजिंग एज पर ये अपनी आउटपुट स्टेट चेंज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब क्यू बार के राइजिंग एज पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्यू नॉट का वो फॉलिंग एज बन गया। क्यू वन का आप अगर देखें आउटपुट टॉगल कहाँ हो रहा है, तो क्यू वन का आउटपुट टॉगल होगा क्यू नॉट बार के राइजिंग एज पे या क्यू नॉट के फॉलिंग एज पे। उसकी वजह ये है कि कनेक्शन इसी तरह से किए हैं कि क्यू नॉट बार को उसका क्लॉक बनाया है। अगर हम क्यू को उसका क्लॉक बनाते तो भी ये काउंटर के तौर पे काम करता, लेकिन फर्क ये पड़ जाता कि ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाता, क्यू नॉट की राइजिंग एज के ऊपर ही हमें क्यू वन की भी राइजिंग एज वो टॉगल हो जाती स्टेट्स, तो दोनों साथ साथ टॉगल हो रहे होते। अभी हमने इनको वो बना दिए इन्वर्ट, कि क्यू वन जब हाई होगा तो क्यू नॉट जब हाई होगा तो क्यू वन लो हो जाएगा, और क्यू नॉट जब इस तरह से स्टेट चेंज करेगा तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रूथ टेबल बन गई। इनिशियली 0 0 है, फिर 0 1 1 0 1 1 और फिर रिसाइकिल हो जाएगा। ये 2 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर था। अब इसको अगर 3 बिट पे हमें एक्सटेंड करना है तो उसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, वो 0 to 7 तक काउंट करेगा, 7 के बाद वो रीसेट हो जाएगा। तो ये तो उसकी ट्रूथ टेबल है, हमें पता है ये काउंटर अगर है 3 बिट है तो वो 0 to 7 काउंट करेगा, और एसिंक्रोनस है तो उसकी क्लॉक इनपुट इस तरह से कनेक्ट होगी। जाहिर है काउंटर जितने भी हैं जे के फ्लिप फ्लॉप उन सब में जे और के को शॉर्ट करके हाई करना है। जितने एसिंक्रोनस काउंटर हैं उन सब में पहले को क्लॉक दी जाएगी लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगले तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को पिछले के आउटपुट से हम ड्राइव कर लेंगे।
तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन जब हम कर रहे थे तो हम क्यू को कनेक्ट करते थे अगले के आउटपुट पे। यहाँ हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम क्यू बार को कनेक्ट कर रहे हैं अगले के क्लॉक इनपुट के साथ। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ये 3 बिट का बन गया, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाएं तो ये 0 to 7 तक काउंट कर रहा है। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगाना चाहें तो इसी तरीके से एक और फ्लिप फ्लॉप यहाँ ऐड कर सकते हैं राइट साइड की तरफ। जे के को शॉर्ट करके हाई कर देंगे और Q3 को चौथे वाले का क्लॉक इनपुट Q3 बार को बना देंगे। तो ये फिर उसकी वेवफॉर्म्स बन गई उसी तरीके से कि Q नॉट जो होगा वो हमारा क्लॉक इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, हर क्लॉक इनपुट के राइजिंग एज के ऊपर ये टॉगल कर रहा है। इस तरह जो Q1 होगा हमारा वो Q नॉट के फॉलिंग एज पे टॉगल करेगा। इस तरह जो Q2 होगा वो Q1 के फॉलिंग एज पे टॉगल करेगा। और फॉलिंग एज पे पहले वाला सिर्फ राइजिंग एज पे टॉगल कर रहा है, बाकी तमाम फॉलिंग एज पे, इसलिए कि पहले वाले को तो क्लॉक डायरेक्ट मिल गई और वो यहाँ पे कोई बबल भी नहीं है, इसीलिए राइज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। लेकिन बाकी ये तमाम है वो है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, लेकिन उनको जो इनपुट मिल रही है वो मिल रही है क्यू बार से, इसलिए वो होते पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है लेकिन वो ट्रिगर हो रहे हैं क्यू बार के लिहाज से, इसीलिए वो क्यू बार के राइजिंग एज पर टॉगल कर रहे हैं। तो अगर हम उसको क्यू नॉट बार के हिसाब से देखें तो ये भी राइजिंग एज पे काम कर रहे हैं Q1 और Q2, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म में Q नॉट को देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर टॉगल हो रहा है। अदरवाइज ये हो राइजिंग एज पर ही रहा है, लेकिन Q नॉट बार के राइजिंग एज पे Q1 और Q2 टॉगल हो रहे हैं। तो इस तरीके से फिर वो आखिर में 7th पे रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ तक अब ये 2 बिट और 3 बिट के एसिंक्रोनस काउंटर हो गए, तो इसी तरह 4 बिट का भी एसिंक्रोनस काउंटर आप बना सकते हैं। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिंक्रोनस काउंटर है तो उसकी करेक्शन कैसे होगी क्लॉक की। 2 बिट का है तो कितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे, 3 बिट का है तो कितने होंगे, 4 बिट का है तो कितने, और कैसे इनके आपस में कनेक्शंस होंगे। ये सारी बात होने के बाद कहाँ तक वो काउंट करेगा, 2 बिट का है तो कितनी काउंटिंग करेगा, और इसी तरह 3 बिट और 4 बिट के काउंटर्स। अब यहाँ पर क्लॉक की उसमें डिले की अगर हम बात करें, अभी तक हमने डिले को कंसिडर नहीं किया है। तो जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं अगर उनमें डिले होगा और लाजमी होगा तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इनके दरमियान में डिफरेंस आएगा हर लो टू हाई या हाई टू लो ट्रांजिशन के दरमियान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डिले आया क्लॉक पल्स और क्यू नॉट के आउटपुट के दरमियान। फिर हमने देखा Q1 के अंदर भी डिले आया क्लॉक पल्स और उसके दरमियान, इसके आउटपुट के दरमियान। तो कहने का मकसद है कि जितने हम फ्लिप फ्लॉप्स लगाएंगे उतना टाइम्स वो डिले मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक फ्लिप फ्लॉप है तो वो डिले मिसाल के तौर पे 10 नैनो सेकेंड का है या मिली सेकेंड का है। 2 लगा देंगे फ्लिप फ्लॉप तो वो ट्वाइस हो जाएगा 20, क्योंकि जाहिर है एक फ्लिप फ्लॉप 10 मिली सेकेंड का डिले रह रहा है, तो 2 लेंगे तो ट्वाइस, 3 जो है वो थ्राइस हो जाएगा तो वो 30 मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड हो जाएगा। इस तरह जितने फ्लिप फ्लॉप हम ऐड करेंगे तो उतना टाइम्स हमारा डिले मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अब 4 बिट एक एग्जांपल है, सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर इज शोन इन फिगर 8.5a, each flip flop is negative as triggered and has a propagation delay of 10 nanoseconds. Develop a timing diagram showing the Q output of each flip flop and determine the total propagation delay from the triggering edge of a clock pulse until a corresponding change occurs in the state of Q3. Also determine the maximum frequency at which the counter can be operated. तो ये हमारे पास 4 बिट के एसिंक्रोनस काउंटर हो गया। अब इसमें जो डिले की बात हुई है, अब इसमें ये क्लॉक इनपुट आ गई Q नॉट, Q1, Q2, Q3 आ गया, लेकिन इसमें डिले शामिल नहीं है। डिले हमें का है 10 नैनो सेकंड का एक फ्लिप फ्लॉप की वजह से आ रहा है। यहाँ क्योंकि हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं तो हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 नैनो सेकंड का टोटल डिले बन गया, जो कि क्लॉक और Q3 के दरमियान में आएगा। क्योंकि सवाल में कहा भी ये था कि क्लॉक और Q3 के दरमियान का डिले मालूम करें। अगर क्लॉक और Q2 के दरमियान का डिले मालूम करने को कहा जाता तो Q2 के लिए हम Q1, Q2, Q3 3 फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हैं तो हम 3 टाइम्स इस डिले को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है ना Q नॉट, Q1, Q2, Q3 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर कहा जाता Q2 के आउटपुट तक का डिले निकाला जाए तो हम उसको 3 फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहा जाता क्लॉक से लेकर Q1 के आउटपुट तक का डिले निकालें तो चूंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, जाहिर है ये जो डिले आ रहा है टोटल डिले, हमारा जो टाइम है वो कम से कम इतना, हमें हमारा डेटा इससे ज़्यादा फास्ट स्विच नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी तक आउटपुट जनरेट हुआ नहीं है
और डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो मैक्सिमम क्लॉक है वो भी इसी पर डिपेंड करेगी। तो इसी का इन्वर्स ले लेंगे तो 25 मेगाहर्ट्ज या इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हो तो हमारा ये मैक्सिमम क्लॉक है। इससे ज्यादा क्लॉक नहीं होनी चाहिए, यानी 25 हो या इससे कम हो। अगर 26 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक हमने इस्तेमाल करी तो क्या होगा कि अभी हमारा आउटपुट जनरेट हुआ नहीं है डिले की वजह से, और हमारा नेक्स्ट इनपुट आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो काउंटर है वो ओवरवेल्म हो जाएगा और वो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिले के जरिए से ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, जो कि टोटल डिले का ही रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गई बात डिले की। अब अभी तक की जो डिस्कशन है हम एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे डेकेड काउंटर। मतलब ये कि वो 10 तक काउंट करे। ये बात तो हमें पता है कि अगर हम 4 बिट का काउंटर इस्तेमाल करेंगे तो 0 टू 15 तक काउंट करेगा, 3 बिट का काउंटर 0 टू 7 तक काउंट करेगा। डेकेड का मतलब है उसे 0 टू 9 काउंट करना चाहिए। इसका मतलब है ना तो 3 बिट के काउंटर में हमारा काम बन रहा है और 4 बिट का काउंटर जो है वो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है। तो इसी वजह से अ काउंटर कैन हैव 2 की पावर n स्टेट्स वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जो मैं आपको पहले बता चुका। तो एन एग्जांपल कुड बी अ बीसीडी डेकेड काउंटर दैट कुड काउंट फ्रॉम 0000। तो 0000 से 1001 तक काउंटिंग करनी है। इसका मतलब है इस काउंटर को हमें 1001 पे रीसेट करना होगा। ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि काउंटिंग डेकेड तक करे, यानी 10 तक काउंट करे, 0 टू 9। वो कैसे होगा? तो इसको कहते हैं पार्शियल डिकोडिंग। यानी इसमें होता क्या है कि अ डेकेड काउंटर शैल रिक्वायर 4 फ्लिप फ्लॉप्स सिंस 4 बिट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 10 स्टेट्स। 3 बिट्स के जरिए से हम सिर्फ 8 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए 4 बिट तो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। We can use a 4 flip-flop based decade counter shown previously and can modify it to contain in its counting sequence up to 9। तो हमें उसको 0 to 9 पे रोकना पड़ेगा। Such a counter is called a truncated counter since it could count up to 2 की power 4 possible values। तो हम इसको ट्रंकेट करेंगे 9 पर ही, वरना ये 15 तक काउंट करेगा क्योंकि ये 4 बिट है। टू क्रिएट अ ट्रंकेटेड काउंटर वी डू पार्शियल डिकोडिंग, जिसको कि हम कहते हैं पार्शियल डिकोडिंग, रिस्ट्रिक्टिंग अ काउंटर काउंट्स टू फ्यूअर काउंट्स देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और ये कैसे होगा? ऑब्जर्व द पार्शियल डिकोडिंग परफॉर्म्ड बाय द NAND गेट इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। व्हाट कुड रीसेट द काउंटर एज सून एज द बिट्स MSB एंड फर्स्ट LSB आर 1। तो MSB 1 और फर्स्ट LSB मतलब सेकेंड LSB कह लीजिए, वो 1 हो जाए। तो अगर 1010 हमें मिलता है जिसके अंदर MSB भी हाई है और सेकेंड LSB भी हाई है, बाकी दोनों बिट 0 हैं, तो इसको हम कहते हैं कि बाइनरी, ये डेसिमल, ये बाइनरी में डेसिमल का 10 है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो आउटपुट है वो 0000 हो जाए ताकि काउंटर दोबारा 0 से काउंटिंग शुरू कर दे। तो काउंटर को हमें इस पॉइंट पे रीसेट करना है, तो हमें एंड लॉजिक को इस तरह कनेक्ट करना होगा कि हमारा काउंटर इस पे पॉइंट 1010 पे रीसेट हो जाए। तो यहाँ हमने क्या किया, एक एंड गेट लगाया जिसका कि इनपुट हमने सेकेंड LSB और MSB के जरिए से ड्राइव किया। तो सेकेंड LSB का आउटपुट और MSB का आउटपुट दोनों को हमने इसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 जो है वो सेकेंड MSB है जिसका आउटपुट है Q1। तो ये सेकेंड LSB को हमने आउटपुट को एंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। और जो फ्लिप फ्लॉप 3 है जिसका आउटपुट है Q3, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एंड गेट के इनपुट पर जो कि MSB है। तो इन दोनों को जब ये हाई हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो काउंटिंग है वो 1010 तक पहुंच गई। तब इसका जो आउटपुट है वो, क्योंकि ये नैंड गेट है इसीलिए इसका आउटपुट लो हो जाएगा। और इसका आउटपुट जब लो होगा तो ये तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे वो क्लियर हो जाएंगे, तो ये काउंटिंग 0 पे आ जाएगा। इसके बाद जैसे ये इनके आउटपुट्स जो है जैसे ये 0 होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे सारे फ्लिप फ्लॉप्स, तो जो आउटपुट है तमाम के फ्लिप फ्लॉप्स की जो क्यू आउटपुट है वो 0 हो जाएगी, रीसेट हो जाएंगे। और क्यू बार हाई, जैसे ही क्यू आउटपुट 0 होगी तो ये एंड गेट के इनपुट्स भी 0 हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लियर इनपुट जो है वो हाई हो जाएगी। और फिर ये तमाम फ्लिप फ्लॉप जो है दोबारा से क्लियर स्टेट से एक्टिव होने के बाद डीएक्टिव हो जाएंगे और फिर ये दोबारा अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट होने के लिए जरूरी है कि क्लियर इनपुट एक्टिव होने के बाद डीएक्टिव भी हो। जब तक वो डीएक्टिव नहीं होगी तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। इसीलिए ये एक तरह की इम्पल्स होगी जो कि एक छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए जनरेट होगी
और जैसे ही वो जनरेट होगी वैसे ही वो अपने आप को खुद ही खत्म कर देगी। तो ये इस तरीके से हमारा डेकेड काउंटर बन गया। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ गई। तो 0 to 9 काउंट करेगा, 10th की काउंट के ऊपर वैसे फौरन वो 0000 रीसेट हो जाएंगी क्लियर इनपुट की वजह से। Show how an asynchronous counter can be implemented having a modulus of 12 with a straight binary sequence from 0000 through 1011, यानी वो 12 तक काउंट करे और जैसे ही 13 हो जाए काउंटर तो वो रीसेट हो जाए। तो अब आपने पिछली लॉजिक को ही चेंज करना है कि 10 के बजाय वो 12 तक काउंट करे और 13 पे रीसेट हो। तो वो इसकी सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नैंड गेट को कनेक्ट करेंगे Q2 और Q3 पे। तो उसी तरीके से अब हमने सिर्फ इसको Q2 और Q3 के ऊपर कनेक्ट किया, क्योंकि हमने सीक्वेंस देखी पीछे। यहाँ सीक्वेंस के अंदर Q2 और Q3 की वैल्यू जब हाई होती है तो काउंटिंग 12 पे पहुंच गई। Q2 भी हाई है, Q3 भी हाई है, बाकी दोनों जीरो है। इसका मतलब है कि ये बाइनरी का डेसिमल के 12 का बाइनरी है। तो 12 के बाद काउंटिंग रुक जानी चाहिए। तो हमने इसी तरीके से वहां कनेक्शन की है कि जब ये 12 का बाइनरी बन जाए तो हमारा वो क्लियर इनपुट जनरेट हो जाए। क्लियर क्या करेगा, वो उनको रीसेट करेगा। जैसे ही वो रीसेट होंगे तो Q2 और Q3 जो है वो आउटपुट्स लो हो जाएंगे। उनके लो होते ही नैंड गेट का आउटपुट दोबारा हाई हो जाएगा और क्लियर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 12 तक काउंट करेगा। तो फर्क क्या पड़ा, पहले हमने Q1 और Q3 को कनेक्ट किया हुआ था, अब हमने Q2 और Q3 को कनेक्ट किया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग कहाँ तक काउंटिंग कराना चाहते हैं, उसके लिहाज से फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को नैंड गेट से कनेक्ट करेंगे और वहीं पे काउंटिंग को क्लियर इनपुट देके ट्रंकेट कर देंगे। फर्क ये है, यहाँ पर जो क्लियर इनपुट है वो चारों फ्लिप फ्लॉप में नहीं जा रही। वजह उसकी ये है कि जो बाकी दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो तो वैसे भी 0 0 है ना। Q0 और Q1 को अगर हम देखें तो जब हमारे पास 12 आउटपुट आता है तो Q0 Q1 को रीसेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही 0 0 है। 12 के बाद 12 पे जब हम उसको रीसेट कर रहे हैं तो 12 आता है जब, तो Q3 और Q2 हाई होते हैं, Q1 Q0 पहले ही 0 है तो उन्हें रीसेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब Q2 और Q3 को हम रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 बन जाएगा। इसीलिए हमने Q0 Q1 को रीसेट नहीं करा और उसको कोई क्लियर इनपुट नहीं दी। तो इसकी ये टाइमिंग डायग्राम आ गई जिसमें कोई डिले मौजूद नहीं है। तो 0 से 12 तक वो काउंट कर रहा है और उसके बाद वो रीसेट हो जाएगा। तो 0 to 12 हमने काउंटर देख लिया, किस तरह हमने उसको ट्रंकेट किया 12 पे काउंटिंग करने में। तो अब एसिंक्रोनस काउंटर यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स की। तो जैसा कि शुरू में बताया था कि काउंटर्स जो सिंक्रोनस होते हैं उनमें जो मेन फर्क है, कोई भी काउंटर जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनमें अगर क्लॉक इनपुट एक है, सेम है तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की, तो वो सिंक्रोनस काउंटर्स हैं। और अगर एक में फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इनपुट जा रही है जबकि बाकी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक मिल रही है पिछले फ्लिप फ्लॉप से, तो वो एसिंक्रोनस है। तो अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लॉक इनपुट है वो एक है और तमाम फ्लिप फ्लॉप्स में वो जा रही है सेम क्लॉक इनपुट। तो इसलिए ये सिंक्रोनस काउंटर है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी जो कनेक्शन है जे के शॉर्ट करके उसी तरीके से हैं। तो अब ये क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप है इसीलिए ये 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है। अगर ये 3 बिट का बनाना चाहे तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स को साथ कनेक्ट कर देंगे। काम उसी तरीके से करेगा कि क्लॉक इनपुट जब भी इसको मिलेगी तो ये टॉगल करेगा आउटपुट को। तो क्यू नॉट जो है वो अपने क्लॉक इनपुट के ऊपर टॉगल कर रहा है आउटपुट को। जब क्लॉक पल्स का राइजिंग एज आएगा तो क्यू नॉट टॉगल करेगा। Q1 का जो आउटपुट है वो टॉगल तब होगा जब हमें क्यू नॉट का फॉलिंग एज मिला और इसी तरीके से वो टॉगल कर रहा है। फर्क ये है इसमें कि इसमें जो हमारे पास जे के इनपुट है ये पिछले वाले के आउटपुट पर डिपेंड होती है। जो सिंक्रोनस काउंटर है, पिछले एसिंक्रोनस काउंटर्स में जे के फ्लिप फ्लॉप जो था
तमाम के तमाम जे के इनपुट्स जो थी वो हाई दी जाती थी, लेकिन जो सिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि इनमें क्लॉक तो सबकी सेम है, इसीलिए इसमें अगले हर फ्लिप फ्लॉप को जो इनपुट दी जा रही है जे के इनपुट, वो डायरेक्ट हाई नहीं है। पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप की जे की इनपुट बन जाएगी। तो इसी वजह से अब वो जो आउटपुट अपना टॉगल करेगा, वो पिछले वाले गेट के आउटपुट के आने के बाद करेगा। तो इसी तरीके से पिछले के क्यू नॉट के आउटपुट पर डिपेंड करेगी क्यू वन की टॉगल। अगर हम 3 बिट का काउंटर बनाना चाहते हैं तो इसमें फर्क ये हो जाएगा कि इसमें एक एंड गेट होगा, जो कि 3rd बिट के काउंटर को जे के इनपुट जो मिल रही है वो दोनों के आउटपुट के साथ एंड करने के बाद, यानी पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी एंड होगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ, और जो इसका आउटपुट होगा वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें फर्क क्या है, जे के जो इनपुट है एसिंक्रोनस काउंटर में वो सिंपली हाई दी जाती है, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में जो जे के इनपुट है वो पिछले के आउटपुट से क्रिएट की जाती है। 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए तो बहुत आसान था, लेकिन जो 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक एंड गेट भी लगाना पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से जब 4 बिट पे जाएंगे तो मजीद ये गेट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये 3 बिट के लिए फिलहाल हो गया। तो वर्किंग तो इसकी तकरीबन फिर उसी तरह से वेवफॉर्म और आउटपुट मिलेगी आपको। ये अगर हम अभी देखें, वेवफॉर्म्स बाद में दिखा दें, तो 4 बिट वाले में आप देखें एक और एंड गेट ऐड हो गया। अच्छा, 4 बिट वाले में एंड गेट जो लगा है वो एक इनपुट लेगा पिछले एंड गेट के आउटपुट से, और दूसरी इनपुट लेगा वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। इस तरह अगर हम 5 बिट पे इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 5वीं बिट के लिए जो जे के इनपुट होगी वो भी एक एंड गेट से मिलके बनेगी, तीसरे एंड गेट से। उस तीसरे एंड गेट का एक इनपुट मिल जाएगा G2 के आउटपुट से, और दूसरा इनपुट हो जाएगा चौथे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, और वो जो उस एंड गेट का आउटपुट होगा वो 5वें फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाएगा। इस तरह ये एक्सटेंड होता जाएगा। जितने हम फ्लिप फ्लॉप्स ऐड करते जाएंगे, हर उस फ्लिप फ्लॉप के साथ एक एंड गेट भी ऐड होता रहेगा। उस एंड गेट का एक इनपुट पिछला एंड गेट होगा और दूसरा इनपुट जो है वो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा। तो ये तरीका है सिंक्रोनस काउंटर्स को क्रिएट करने का। उसमें दो फर्क हो गए, एक उसमें एंड गेट भी का फर्क इजाफा एक फर्क हो गया, दूसरा फर्क ये कि क्लॉक इनपुट्स जो है सिंक्रोनस काउंटर्स में वो सेम अप्लाई की जाती हैं। इस तरीके से बाकी वेव फॉर्म अगर हम देखें तो उनकी वही है जिस तरीके से पहले हमें वेव फॉर्म मिल रही थी। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी हो रही है इसके अंदर। क्यू नॉट क्लॉक पे डिपेंड करेगा, क्यू वन जो है वो क्यू नॉट पे डिपेंड करेगा, क्यू टू जो है वो क्यू वन पे डिपेंड करेगा, क्यू थ्री जो है वो क्यू टू पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से हमें आउटपुट मिल रही है। अच्छा, अब इसमें अगर डेकेड काउंटर बनाना है तो अब ये बात भी क्लियर हो गई सिंक्रोनस काउंटर कैसे बनते हैं, सारी क्लॉक्स कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, जे के इनपुट कैसे बनाते हैं, और फिर 2 बिट कैसे बनेगा, 3 बिट कैसे बनेगा, 4 बिट और 5 बिट कैसे बनेगा, उनके कनेक्शंस कैसे होंगे। अब अगर डेकेड काउंटर बनाना है तो जाहिर है 4 बिट का ही हमें फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल काउंटर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो काउंटिंग तो फिर वो 0 to 15 करेगा। और उसे 10 पे हमें ट्रंकेट करना होगा। कैसे ट्रंकेट करेंगे, तो उसके लिए ट्रंकेशन के लिए ये एंड गेट और गेट का कॉम्बिनेशन बना के इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये क्लियर इनपुट जनरेट करे, और वो क्लियर इनपुट जो है वो काउंटर को रीसेट कर दे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये दो एंड गेट और एक और गेट के जरिए से आखिरी फ्लिप फ्लॉप को ऐसे जनरेट किया है कि काउंटिंग वहां तक जाए 10 तक, उसके बाद वो 1001 के ऊपर जाके दोबारा 0 हो जाएगा। तो ये उसी की मजीद थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है स्लाइड नंबर 23 तक। बस काउंटर्स के टॉपिक को स्लाइड नंबर 23 वीक 15 की यहाँ तक लिमिट कर देते हैं। वीक 15 की स्लाइड नंबर 10 से लेके स्लाइड नंबर 23 तक ये काउंटर्स।